नमस्कार, मैं हूं शुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। स्ट्रॉबेरी की खेती करें, अच्छी आय कमाएं। टमाटर की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण करके लें अधिक पैदावार। आपको मालूम है ये स्ट्रॉबेरी जो खेती होती है ये हमेशा उस प्रदेशों में होती है जहाँ का तापमान जो है जाड़े के मौसम में बहुत कम होता है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती की विस्तृत जानकारी के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसमें है खेतों का चयन। खेतों का चयन बहुत अहम है। खेतों का चयन हम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि खेत जो है आपका समतल होना चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, जल की निकासी बड़ी समुचित तरीके से होनी चाहिए। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताइयां कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। जब ये आप खेत चयन कर लेते हैं तो खेत में आपको पोषक प्रबंधन का भी जो बहुत ज़रूरत होता है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए गोबर की मात्रा, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की मात्रा हो, ये करीब 10 टन के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रत्येक खेत में डालना चाहिए। ये हो गया खेत के चयन की बात। स्ट्रॉबेरी में फल में रंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रंग अच्छा नहीं आता है तो किसानों को पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए पोटाश का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पोटाश एक अहम खाद है। तो 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 150 से 200 केजी नाइट्रोजन, उसके बाद हमारा जो है करीब 100 केजी फास्फोरस और करीब 200 केजी से 250 केजी पोटाश की मात्रा की आवश्यकता होती है। चाहे आप इसको आप पौधे में लगा दें, चाहे आप फर्टिगेशन के थ्रू करें, जिस तरह से भी करें तो इसका ये खाद की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी को लगाने से पहले खेत में बेड को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत में उठी हुई क्यारी बनानी पड़ती है। बेड की चौड़ाई लगभग 2 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रखें। बेड बनाने के बाद ड्रिप इरिगेशन की पाइपलाइन बिछा दें। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग बिछाएं, जिसमें 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मल्चिंग में छेद कर लें। छेद करने के बाद पौधों की रुपाई कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी वैरायटी यहाँ लगानी है। कैमी रोज़ा वैरायटी जो है बहुत अच्छा चला है। मैं तो कहता हूँ कि आप रनर प्रोडक्शन न जाए, हर साल आप बच्चा बाहर से खरीदें लगाने के लिए, तो हम समझते हैं कि आपको मुफीद होगा। तो हमारे यहाँ इसका जो लगाने का उचित समय है वो 15 अक्टूबर के बाद है। जब थोड़ा ठंडा आने लगता है तो इसका हम लोग रनर को लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रनर या तो बहुत सारे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है कैलिफोर्निया से भी रनर मंगवा रहे हैं और जम्मू कश्मीर से भी मंगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से भी, महाबालेश्वर पे सारे लोगों से मंगा रहे हैं। तो ये 1 हेक्टेयर पौधे में आपको करीब इसमें मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार रनर लगेंगे इसके पौधे में कम से कम। इतने पौधे आपको लगाने होंगे और एक रनर का कीमत जो है वेरी करता है 2 से रुपया से 10 रुपया तक। 1 हेक्टेयर फसल की रुपाई करने के लिए 44 से 45 हजार रनर की आवश्यकता पड़ती है। रुपाई से पूर्व रनर की जड़ों को वाबिस्टीन के 0.1% घोल में 5 से 10 मिनट तक उपचारित कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के रनर को मुख्य खेत में रोपाई के लिए ले जाते हैं। है कि इसकी दूरी कितने पे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। इसमें होता है कि एक डबल रोज ही सिस्टम होता है। आप जो है 90 सेंटीमीटर की एक चौड़ी, जैसे आलू में बनाते हैं उसी तरह का चौड़ी पट्टी बना लें और उस 90 सेंटीमीटर के बीच में 60 सेंटीमीटर का नाली बनाएं, फिर दूसरा मेड़ बनाएं। इसी तरह से आप खेतों में बना लें और पौधों की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर और रो की दूरी 45 सेंटीमीटर लगाएंगे। अगर इस तरह से आप पौधा लगाएंगे तो करीब 45 से 50 हज़ार तक पौधा 1 हेक्टेयर में आपका लग जाएगा। जब ये फूल के समय आ जाए, अगर आपको लगता है कि मौसम अगर ज़्यादा ठंडा होगा
तो इसको आप पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं। उसके बाद इसकी तोड़ाई है, क्योंकि फल को मार्केट में बेचना, जब देखिए कि फल पे 70% फल रंग लाल हो गया है तो इसकी तोड़ाई करनी चाहिए दूर के मार्केट के लिए। अगर लोकल मार्केट है तो 80 से 90% जब फल लाल हो जाए तब आप तोड़ लीजिए। अत्यधिक नाजुक होने की वजह से स्ट्रॉबेरी के फलों को छोटे एवं पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में पैक करते हैं। एक पैकेट में 200 ग्राम फल भरा जाता है। इन भरे हुए डिब्बों को गत्ते के 2 टुकड़ों के बीच रखकर टेप से चिपका देते हैं। इस प्रकार से पैक किए गए डिब्बों को सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा दूर स्थानों तक पहुंचाया जाता है। अगर आपके पास कूल चैम्बर है तो कूल चैम्बर में आप उसको 2 से 3 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर 5-6 घंटा रख देते हैं तो उसके बाद अगर मार्केट भेजते हैं तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। ये स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो स्ट्रॉबेरी के में इनकम जो है बहुत अच्छा है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राज्य में टमाटर की खेती बड़े स्तर पर की जाती है और टमाटर की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसानों ने टमाटर की फसल रखा रखी है, उनकी फसल में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप होता है, जिसका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो टमाटर की फसल में कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं, इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर J.C. गुप्ता। किसान भाइयों, हमारे देश में टमाटर की फसल बहुत तादाद में किसान भाई लगाते हैं और अच्छी फसल पैदा करने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए उसमें लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो कीट है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसमें टमाटर की फसल को खराब कर देता है और जो इसकी इल्ली है टमाटर के अंदर घुस करके उसको खराब तो करती है और उसमें छेद कर देती है, जिसके कारण बाजार में उसकी कीमत काफी गिर जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावा टमाटर की फसल में मुख्य रूप से टेला यानी जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, माहो, सफ़ेद मक्खी आदि प्रकार के रस चूसक कीट भी फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और हमारे स्वस्थ पौधों को खराब करते हैं। किसान भाइयों, आप अगर खेत में ये आपको दिखाई दें तो इसमें नीम के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रस चूसक कीट से टमाटर की फसल की सुरक्षा हो जाएगी और इसमें जो लगने वाले रोग हैं जिनको ये कीट बढ़ाते हैं, जैसे पर्णकुंचन है, पीला मोजैक है, इनका नियंत्रण भी हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों के कारण भी हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से एक अगेती झुलसा रोग और एक पछेती झुलसा रोग, 2 प्रकार के ये जो रोग पत्ती पर आते हैं, अगेती और पछेती झुलसा रोग, इससे हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेती जो झुलसा रोग है वो 30 दिन की फसल जब हमारी छोटी होती है उस अवस्था में गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पछेती झुलसा में भी जो है ये बी आकार के धब्बे
ऊपर की सतह से नीचे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी टहनियों पर या जो मुख्य उसकी शिरा होती है, मुख्य जो उसकी ब्रांच होती है या शाखा होती है, उस पर भी ये काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहला छिड़काव मैनकोजेब का करें। मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव रिडोमिल MZ72 नामक दवा है। यह दवा 1000 ग्राम दवा प्रति 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसका 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये जो झुलसे रोग हैं, दोनों प्रकार के झुलसा, ये आगे नहीं आएंगे और आपका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा भी किसान भाइयों, इसमें एक श्याम वर्ण रोग आता है। कई बार पत्तियों पर जो है अनियमित आकार के या ये किडनी के आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गहरे भूरे धब्बे, काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का रोग अगर आपको दिखाई दे तो इसमें जो है बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव करें। ये कई प्रकार के रोग जो है नहीं आएंगे और आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी और आपकी फसल में जो टमाटर हैं वो भी चमकीले और गोल और अच्छी गुणवत्ता वाले आपको मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 27% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 13% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई खाली पड़े खेतों को तैयार करें और रबी मौसम की फसलों की समय पर बुआई के लिए बीज और उर्वरक की व्यवस्था कर लें। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चना की बुआई के लिए उपयुक्त समय 25 अक्टूबर तक है। अतः चने की बुआई के लिए खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। चना की उन्नतशील किस्मों का ही चयन करें। चना की उन्नतशील किस्मों में आप C235, RSG 44, RSG 888, RSG 1488, RSG 974, GNG 1958 और GNG 663 में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। मेथी की फसल की बुआई का समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक है। बुआई के लिए खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। मेथी की उन्नतशील किस्मों का चयन करें। मेथी की उन्नतशील किस्मों में
RMT 1 और RMT 305 में से किसी भी किस्म का चयन कर सकते हैं। प्याज की पौध तैयार करने के लिए क्यारियां तैयार करें और प्याज की उन्नतशील किस्मों का चयन करें। प्याज की उन्नतशील किस्मों में पूसा रेड, नासिक रेड, RO 252, हिसार प्याज 3, उदयपुर 102, पूसा व्हाइट फलेट व अकोला सफेद प्याज की उन्नत किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। आगामी दिनों की मौसम परिस्थितियां सर्दियों वाली सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त है। अतः फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयारी कर सकते हैं। सीधी बुआई वाली सब्जियों जैसे पालक, धनिया, गाजर, मटर और मूली के लिए खेत तैयार करें और बीज की व्यवस्था करें। चारे वाली फसलों जैसे रिजका, बरसीम व जई की बुआई के लिए खेत तैयार करें और जई की उन्नत किस्मों में जावी 8, OL 9, OL 529, केंट DFO 57 का चयन कर सकते हैं। रिजका की उन्नत किस्मों में आनंद 2, LLC 3, टाइप 9 व सिरसा 8 का चयन कर सकते हैं। बरसीम की उन्नत किस्मों में मिस्कावी व बरदान अच्छी किस्में हैं, आप इनका चयन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सीतारामपुर, जिला जयपुर के कृषक दिनेश कुमार ने। ये पशुओं के लिए यूरिया मोलेसिस बटिका बनाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखे कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है।
जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।